अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज मैं आपके साथ अपना पेपर शेयर करने लगा हूँ CS 301 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये पेपर 20 का है, मतलब वेडनेसडे को हुआ था। अपलोड मैं आज कर रहा हूँ, लेकिन ये कल 4 बजे का पेपर है, मतलब 27/2022 एंड 4 बजे का पेपर है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो जो MCQs वगैरह थे वो अगर आप लोगों ने हैंडआउट्स पढ़े हैं, एक तो मैं आपके इसमें शेयर करूंगा कि पेपर कौन कौन सा आया था, और इसके बारे में जो मुझे इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको वो भी दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें जो MCQs है वो ज़्यादातर आए थे। अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको रीड कर लें, जस्ट रीड कर लें समझ के, तो आपके इंशाल्लाह MCQs क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई फाइल्स वगैरह कर लें जो आपने रिसेंट किए थे, तो आपके MCQs इंशाल्लाह वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। MCQs के लिए इनहेरिटेंस का टॉपिक है, ओवरलोडिंग का, स्टैटिक डाटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, और कॉपी के साथ एक डीप और शैलो कंस्ट्रक्टर भी हैं, डीप कॉपी, शैलो कॉपी। उसके बाद कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, उसके बाद यूनिरी ऑपरेटर्स, एग्रीगेशंस का साइन आप देख रहे हैं। ये एक MCQs मुझे आया था एग्रीगेशन वाला, और दूसरे भी कर लीजिएगा, वो कंपोजिशन आई थिंक है साथ इसके। नेक्स्ट है, इनको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इनहेरिटेंस का भी टॉपिक मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसके आगे हम चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट में मुझे आया था इनहेरिटेंस टॉपिक। इनहेरिटेंस से मुझे 2 क्वेश्चन आए थे, एक 3 नंबर का था और एक 5 नंबर का था, और दोनों मैंने साथ ही लिखे हुए हैं। एक तो था इस तरह, मुझे एक क्वेश्चन दिया गया था, मैं आपके साथ हैंडआउट्स शेयर करता हूँ, वेट। ये अगर आप देखें, इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन के नीचे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। टीचर है, टीचर के नीचे भी कुछ ना कुछ होगा, और इसके नीचे भी इस तरह कुछ था, और इसका उन्होंने कहा था कि कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर बताएं। अब अगर मैं आपके सामने हैंडआउट्स लेके आता हूँ तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे पर्सन है तो वो ये भी आ सकता है, इस तरह का भी आ सकता है, या ये बॉक्स होगा, मतलब सब ये सेम चीज़ें हैं। और इसमें एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं और बिहेवियर कौन सा है, जस्ट आपने ये बताना था। अगर आप इसमें देखें, कोई भी आपको क्वेश्चन आया ना, ऊपर जो भी लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपने जस्ट ये देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ है और यहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, जो इसके अंदर हैं, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर जितने भी जो भी लिखा होगा वो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, और जो इसके अंदर लिखा होगा वो कॉमन बिहेवियर है। आपने जस्ट ये आंसर लिख के आना है। अच्छा, इसमें आपको एक मैं इन्फॉर्मेशन गाइड करता हूँ इस तरीके से कि अगर आप देखें, ये इनहेरिटेंस टॉपिक में जब आपको समझाऊंगा ना, तो उसमें आपको ये थोड़ा डिटेल में बता दूंगा कि इनहेरिटेंस का मतलब खसूसियात होता है। अब ये ऊपर है जो बेस क्लास, इसको बेस क्लास कहते हैं। नीचे जितनी भी क्लासेस बनेंगी वो होंगी ड्राइव क्लास। बेस के अंदर जो चीज़ है ना वो तीनों पे लग रही होगी। मतलब अगर ऊपर लिखा हुआ है कलर वर्टिसेस, तो कलर वर्टिसेस इधर रेडियस भी हो सकते हैं, लेंथ भी है, एंगल, ये तीनों चीज़ों के अंदर जा रही है। ये मैं आपको इनहेरिटेंस में दोबारा समझाऊंगा। बस आपको मैंने मेन चीज़ बताई है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये ऊपर वाला कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे और नीचे वाले कॉमन बिहेवियर होगा। ये पेज नंबर इसका 31 है, 31 या 32, 31 या 30 है। आप हैंडआउट से भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी इनहेरिटेंस में से है। वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, कंट्री कोमा सिटी कोमा पाकिस्तान, कराची, USA, शंघाई, चाइना, न्यूयॉर्क, इनका स्ट्रक्चर बनाना था। अब अगर हम नोट करें, यहाँ पे हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा है उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें से पूछा उन्होंने कॉमन एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर क्या है, और यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ें हमें कॉमन एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर और कुछ और चीज़ें हमें दे दी हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा गया है। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया है कि कंट्री है ना, अगर ये एक अलहदा वर्ड है, इसके आगे आप देखें पाकिस्तान, USA, चाइना, ये भी कंट्रीज़ हैं। अगर हम यहाँ पे कहें कि कंट्री पाकिस्तान, कंट्री USA, कंट्री चाइना, हमें अलग अलग लिखना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम कंट्री को एक जगह पे लिखते हैं, जैसे कि मैंने आंसर में लिखा हुआ है, मैंने ऊपर कंट्री लिखा है और नीचे वाले तीनों बॉक्स में इधर भी कंट्री का नाम लिख दिया, इधर भी कंट्री का, इधर भी कंट्री, तीनों कंट्रीज लिख दिए। नेक्स्ट क्या, सिटी था, सिटीज़ में इसको मैंने दूसरे बॉक्स में लिखा है, और दूसरे ये जो पाकिस्तान के साथ कराची ये भी सिटी है, USA के साथ शंघाई ये भी सिटी है, चाइना के साथ न्यूयॉर्क है वो भी सिटी है, तो मैंने तीनों सिटीज़ उसके नीचे लिख दी है। ये मुझे 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, और जो लास्ट इनहेरिटेंस वाला था जो मैंने भी बताया आपको, ये वाला, ये 3 मार्क्स का था। ये आप पे डिपेंड करता है, मे भी आपको आए या ना आए, लेकिन इनहेरिटेंस वाला टॉपिक वैसे भी अहम है, इसके MCQs भी काफ़ी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्लास फंक्शन था, उसमें से एरर फाइंड करना था, उसमें सिंटैक्स भी यूज़
अच्छा, जो आपको एक क्वेश्चन इस तरह का ज़रूर आएगा जो कि क्लास फंक्शन इसमें क्लास ही चलेंगे। क्लास फंक्शन में ही आपको एरर तलाश करने के लिए कहेंगे, क्लास फंक्शन ही आपको बनाने के लिए कहेंगे। कोई भी काम करना होगा क्लास फंक्शन ही यूज़ हो रहा है ज़्यादातर यहाँ पे। अब इसमें एरर किस तरह के हो सकते हैं? एक तो आपको पता है कि सेमी कॉलन का जो एरर है वो मेन एरर होता है। एक ये एरर और एक सिंटैक्स वाला एरर है। सिंटैक्स वाला एरर किस तरह का होता है वो भी मैं आपको, ये देखें, ये सिंटैक्स इस तरह के यूज़ होते हैं। ये हो गया, कोई भी प्रोग्राम है ना क्लास का, आप हैंडआउट्स में भी देखेंगे तो इसके अंदर सिंटैक्स यूज़ हो रहे होते हैं। मैंने आपको शायद पहले बताया कि नहीं, मैं आपको हैंडआउट से चेक करवाता हूँ। ये सिंटैक्स आपने ज़ुबानी याद करने हैं या फिर मैंने जो किया था, एक दफ़ा मैं नेक्स्ट चलूँगा आपके लिए। दूसरा एक और क्वेश्चन था, यहाँ एक क्लास फंक्शन दिया गया था। यहाँ पे क्लास फंक्शन उन्होंने खुद दिया हुआ था, नीचे लिखा था कि ये प्लस है, इसको आई थिंक इस तरह करें कि वो नेगेटिव में यूज़ हो सके या नेगेटिव में बनाना था। इसकी मुझे समझ नहीं आई वहाँ पे, लेकिन मैंने इसका जो भी सिंटैक्स था ना, मतलब इसको कॉपी किया और इसमें जाके पेस्ट किया ऊपर वाले में। अब मैंने इन दोनों को मैच किया कि ऊपर वाले में क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने जो 4 का है वो तो उन्होंने सही लिखा होगा ना, उसको तो सिर्फ दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो मैंने जो जो मिस्टेक थी इस वाले प्रोग्राम से देख के उसमें ठीक की थी, और सिंटैक्स भी जो इसमें यूज़ हुआ था उसी के मुताबिक ऊपर वाला कर लिया था। मतलब सिंटैक्स एरर जो आपको एरर चेक करने के लिए जो प्रोग्राम आएगा ना, वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपको कोई और क्वेश्चन आया है, उसमें देखें कि ये वाली चीज़ उन्होंने ठीक लिखी हुई है तो आपका क्या एरर हो सकता है। या फिर MCQs में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ, उनमें आप सिंटैक्स याद कर सकते हैं। मैं एक मिनट आपको हैंडआउट से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पेज है 164, 165। अच्छा, ये पिंग पोंग का स्ट्रक्चर है। इसमें अब उसने क्या किया है, क्लास स्ट्रिंग पब्लिक, आगे 4 स्ट्रिंग ऑपरेटर, इंट मेन, ये सारा उसने पिंग पोंग का बनाया हुआ है। अगर आपको पिंग पोंग का आ जाता है तो आपने सेम एज इट लिखना है। इसके अंदर सिंटैक्स क्या चीज़ है, इसमें ये जो यूज़ हो रहा है ना, ये सिंटैक्स है इसका। अब ये आपने एज इट याद करना होता है। दूसरी बात, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तो आपको इतना तो पता है कि क्लास से आपने स्टार्ट करना है, क्लास स्ट्रिंग, उसका पब्लिक पार्ट, उसका प्राइवेट पार्ट, या फिर प्राइवेट नहीं बनाना तो क्लासेस बनानी तो आपको आती है ना। मतलब इतना सिंटैक्स तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, उससे आपको कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सही तरह नहीं बनाना आ रहा, इस तरह के 2-3 आपने स्ट्रक्चर याद किए होंगे, तो आप एज इट इज़ नहीं बनाएंगे। उनकी रिकमेंडेड पूरी उसका वो जो उन्होंने मांगा है वो नहीं कर सकते, लेकिन आप क्लास बना तो सकते हैं ना। क्लास स्ट्रिंग बनाएं, पब्लिक करें, और नीचे इंट मेन में कुछ ना कुछ करके आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे इससे। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक और, ये 166 पेज नंबर है। ये भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। हेलो ये देखिए, यूनरी ऑपरेटर, आई थिंक मैंने बताया कि नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था, ये प्लस वाले का उसने पूछा हुआ था, और ये इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, कम्प्लेक्स ऑपरेटर, फ्रेंड कम्प्लेक्स, ये भी आप एज इट इज़ याद कर लें। और मेरे ख्याल में तो मुझे एक क्वेश्चन यही आया था जहाँ से देख के मैंने अपनी एरर्स वगैरह ठीक किए थे। तो इस तरह के 2 की प्रोग्राम याद कर लें। अगर तो यही आ गए तो ठीक है, अगर ये नहीं भी आते तो आप कुछ ना कुछ लिख सकेंगे जिससे आपका फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम तो है नहीं, आप लेक्चर्स लें, ये तो एक दिन में तैयारी करने वाली बात है। अगर तो आ गया तो हमारे लक पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक 5वां क्वेश्चन था मेरा। 3 क्लास बतानी है ABC। अच्छा, इसका मुझे भूल गया था क्या क्वेश्चन आया। इतना पता है कि उन्होंने 3 क्लासेस बनाने के लिए कहा था, क्लास A, क्लास B, क्लास C, और उसमें आई थिंक कुछ आउटपुट देनी थी या क्या करना था वो मुझे अब याद नहीं है। तो इसका तो मैं इसी तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले, कि हम क्लासेस तो बनानी आनी चाहिए ना। मैंने ऊपर क्लास पब्लिक करके उसमें क्लास A 2 3 A B C और फिर इंट में इनको आउटपुट करवा दिया था। मतलब इस टूटा फूटा मैं इस तरह लिखाया था। तो आपको भी अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं आता तो जिस आपके पास पिछले जो क्वेश्चन हैं आप उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये था मेरा आज का पेपर, आज का नहीं कल का पेपर। अब आपको मैं इनहेरिटेंस का बता रहा था। इस तरह के 2 की टॉपिक्स हैं जो मैंने देखे थे, उसके बारे में आपको मैं कुछ बताता चलूँ। इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है? In object-oriented programming, inheritance refers to the ability of an object to take one or more characteristics from other classes to objects. Inheritance का मतलब क्या है? Inheritance का जो मतलब है वो विरासत होता है। अब अगर हम अपने बाप की बात करें, हमारे वालिदैन जो होते हैं उनकी कुछ खसूसियात बच्चे में आ जाती हैं। मतलब उनके जैसी आंखें या उनके जैसा बोलना, गुस्सा उनकी तरह। तो हमारे अंदर कुछ खसूसियात अपने वालिदैन से हमें मिलती हैं, लेकिन हमारी अपनी भी कुछ खसूसियात होती हैं। तो यही चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है कि हम क्लासेस बनाते हैं। हम बनाते हैं क्लास A, ये है फादर क्लास। अब ये फादर क्लास है,
इसके जो 3 बेटे होंगे, 3, 2, 4 कितने बेटे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ खसूसियात इसकी आएंगी। अब इनका नाम रख देते हैं BCDE। ये फादर क्लास थी, ये चाइल्ड क्लासेस हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये बेस क्लास है। बेस क्लास, फादर क्लास को हम कहेंगे बेस क्लास, ये MCQs भी आ सकता है। फादर क्लास को हम बेस क्लास कहते हैं और जो चाइल्ड क्लास है उसको हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं। तो फादर क्लास की या क्लास ए की कुछ खसूसियात इसमें आती हैं, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये भी साथ याद रखिएगा, कुछ खसूसियात आती हैं चाइल्ड में, लेकिन चाइल्ड की अपनी भी कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एज अ चाइल्ड इनहेरिट्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पेरेंट्स बिसाइड इनहेरिट करेक्टरिस्टिक्स अ चाइल्ड में हैव इट्स ओन यूनिक। ये वही बात कर रहा है कि बेशक चाइल्ड के पास अपने वालिद से आती हैं कुछ खसूसियात, लेकिन उसकी अपनी भी होती हैं यूनिक। इनहेरिटेंस इन क्लासेस, अब क्लासेस की बात करते हैं। जो मैंने अभी बात की इनहेरिट क्लासेस, मैंने जो आपको एक बताया था, अब ये इस प्रोसीजर पे हम जाएंगे। अब जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो इसके ऊपर मबनी होगी। ये क्लासेस हैं, ये क्लास ए है, क्लास ए, इसको हम नाम दे देते हैं BCD। और ये वाली क्लास है बेस्ड क्लास, फादर क्लास, इसको हम फादर क्लास भी कहेंगे। और ये नीचे है, ये है डिराइव्ड क्लास, इसको हम चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास के अंदर खसूसियात आएंगी फादर की और इसकी अपनी यूनिक भी हो सकती हैं। नेक्स्ट अगेन हम वहीं पे चलते हैं अपने क्वेश्चन। इसमें हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस इन क्लास। इफ़ क्लास B इनहेरिट फ्रॉम क्लास A, अगर क्लास B खसूसियात लेती है क्लास A से, करेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या हो सकती हैं, इन्फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। ये वही चीज़ आ गई कि उसकी अपनी यूनिक जो खसूसियात होगी वो इन्फॉर्मेशन में हो सकती है, स्ट्रक्चर में हो सकती है, बिहेवियर में हो सकती है। अब ये हम किस तरह कह सकते हैं, अभी मैं हैंडआउट से दिखाता हूँ। द पेरेंट क्लास इज आल्सो कॉल्ड बेस्ड क्लास, चाइल्ड क्लास इज आल्सो कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। ये याद रखिएगा, MCQs में मैं बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूँ, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास ये MCQs में आ सकता है। और ये भी साथ याद रखिएगा कि डिराइव्ड क्लास की अपनी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और डिराइव्ड क्लास बेस से निकलती है। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे हेड नोट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनहेरिटेंस के एडवांटेज क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी ये MCQ आ सकता है। इसकी मुकम्मल डेफिनेशन शायद मैंने कहीं लिखी हो, इसकी मुकम्मल डेफिनेशन आपको आएगी कि ये किस लिए है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन आगे आएगी, मैं वहाँ से आपको बताता हूँ। फिलहाल इनहेरिटेंस एडवांटेज क्या है। एडवांटेज, सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज, मेन एडवांटेज है ना, वो रीयूज़ है, कि हम एक चीज़ को रीयूज़ करते हैं बार बार। रीयूज़ कैसे करते हैं कि यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है, यहाँ पे मैंने कंट्री है ना, ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री है, हमने बार बार इसके साथ नहीं लिखा, ऊपर वाले कंट्री को बार बार इनके साथ यूज़ कर रहे हैं। तो एक कंट्री 3 दफ़ा यूज़ हो रहा है, मतलब रीयूज़। सिटी भी इसी तरह रीयूज़ हो रहा है। जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे C++ में या जहाँ भी, तो वो रीयूज़ की बात आ जाती है। तो इसलिए इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो रीयूज़ है, और MCQs में ज़्यादातर रीयूज़ ही पूछा जाता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है वो लेस रिडंडेंसी है, मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक नहीं होती इतनी, मतलब कि जब एक दफ़ा लिखा गया है बार बार हमें नहीं लिखना पड़ता। इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी, तो मेंटेनेबिलिटी भी इससे बढ़ जाती है। अब इसका बेस स्ट्रक्चर एक दफ़ा फिर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, हमने ये स्ट्रक्चर बनाना था, टीचर थे, टीचर की प्रोग्राम था, टीचर का स्टडी थी, यहाँ स्टूडेंट की स्टडी थी, यहाँ टीचर था, उसकी डेजिग्नेशन थी, उसकी सैलरी थी, डॉक्टर था, उसकी डेजिग्नेशन थी, उसकी सैलरी थी। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, ये है तो पर्सन ही ना, तीनों पर्सन है, तो पर्सन को हमने ऊपर बेस क्लास में हमने लिख दिया कि ये तीनों पर्सन है। अब बेस क्लास के अंदर जो हमने दूसरी चीज़ लिखी है, इन्फॉर्मेशन कहेंगे इसको, नेम, एज, जेंडर। अब नेम इसके में भी आ रहा है, कॉमन है, एज इसमें भी कॉमन है, और जेंडर ये तीनों में कॉमन आ रही है, इसलिए हमने ऊपर लिख दी। और डिराइव्ड क्लासेस में हमने नेक्स्ट चीज़ें लिख दी। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, स्टूडेंट, उधर पर्सन, स्टूडेंट पर्सन भी है, टीचर पर्सन भी है, डॉक्टर पर्सन भी है, प्रोग्राम इसका आ गया, डेजिग्नेशन, और ये चीज़ें हैं जो वो हमने अलग भी लिखी हैं, मतलब कि जो मैंने बताया था यूनिक होती हैं। अब स्टडी ईयर हमने ऊपर नहीं बताया, सैलरी ये ऊपर नहीं बताया, ये इनकी यूनिक चीज़ें हैं, और ये इनकी यूनिक चीज़ें आ गई, और कुछ चीज़ें इन्होंने ऊपर से डिराइव कर ली, इनहेरिट कर ली। नेक्स्ट आते हैं मेन थिंग्स अबाउट इनहेरिटेंस। डिराइव्ड क्लासेस इनहेरिट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेस्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास
इनहेरिट ऑल करेक्टरिस्टिक, तमाम खसूसियात डिराइव्ड क्लास में होती हैं। डिराइव्ड क्लास में इसका मतलब आपको मैं इस तरह समझाता हूँ कि अगर हमने ऊपर पर्सन लिखा है ना, तो ये ज़रूरी है कि पर्सन इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, और नीचे जो भी हमने लिखा है वो चीज़ इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। मतलब ऊपर जितनी भी चीज़ें यूज़ होनी है वो कॉमन होंगी, अदरवाइज़ यूज़ नहीं होगी। नेक्स्ट है बिसाइड इनहेरिट करेक्टरिस्टिक्स डिराइव्ड क्लास में हैव इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। अब ये चीज़ 3-4 दफ़ा आ चुकी है कि उसकी अपनी भी खसूसियात होंगी, तो ये MCQs बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेजर बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस का जो मेजर बेनिफिट है वो रीयूज़ है। बेशक हमने 3 एडवांटेज इसके पढ़े हैं, अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फिर तो हम तीनों लिखेंगे, लेकिन ये MCQs ज़्यादा आ रहा है। इनहेरिटेंस रीयूज़, याद रखिएगा, इनहेरिटेंस को जो एडवांटेज है वो रीयूज़ है। नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन में होता क्या है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग कंसेप्ट को ये क्लियर करता है। जब हम क्लासेस बनाते हैं तो उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पब्लिक पार्ट या सेकंड होता है प्राइवेट पार्ट। तो प्राइवेट पार्ट में हाइडिंग आ जाती है, तो इस चीज़ को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्लास इज़ एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन which tells about binding data of function together that manipulates these data. It's mean we have enclosed all the characteristics of an object in the object itself. अब ये बात क्या कर रहा है कि हम लोग जो क्लासेस बनाते हैं उसमें एक पब्लिक पार्ट होता है। पब्लिक पार्ट में हम कुछ डाटा लिखते हैं, जैसा कि नेम। हमने नेम लिख दिया कि मेरा नाम MS है। मैंने अपना नंबर लिख दिया कि मेरा नाम 3044162784 है। ये चीज़ मैंने पब्लिक पार्ट में लिख दी। देन मैंने एक पार्ट बनाया प्राइवेट। प्राइवेट में मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पे मेरे वालिद का नाम क्या है, पेरेंट का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पे लिख दिया, होम एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो भी बंदा एक्सेस करेगा मेरे प्रोग्राम को, मेरे सॉफ्टवेयर को, उसको ये चीज़ें तो नज़र आएंगी, इजीली एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं तब तक नहीं देख सकेगा जब तक मैं ना चाहूँ। इसको सिर्फ वही देख सकेगा जिसने ये लिखा है, या अगर मैंने लिखा है तो मैं ही जस्ट अपने प्राइवेट हिस्से को देख सकूँगा। पब्लिक पार्ट जो है वो हर बंदा एक्सेस कर सकेगा। तो इसमें यही चीज़ है, वी हैव इनक्लोज्ड, हम बंद कर देते हैं तमाम करैक्टरिस्टिक्स को ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ही। इसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं। एग्जांपल है कि क्लास A इंट AB, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। पब्लिक में हमने वॉइड शो लिखा, सी आउट इंटर क्लास। ये देखें इंटर वैल्यू भी पब्लिक में हमने लिख दी AB। ये सब कुछ हमने पब्लिक में करके वॉइस सम इंटर वैल्यू AB सम। इस प्रोग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये भी क्लास स्ट्रक्चर बन सकता है। इसमें हमने सी आउट करवाया पहले इंटर वैल्यू। इंटर वैल्यू हमारे पास सामने आएगा, हम खुद इनपुट करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे, जो भी इनपुट हम करेंगे वो AB में सीन हो जाएगी, इन हो जाएगी। उसके बाद सी आउट हमने A को भी कर दिया, B को भी कर दिया। यहाँ पे हमने जस्ट शो करवाया है। नेक्स्ट हम सम कर रहे हैं इनका AB। बात वही आएगी पहले वैल्यूज़ की, उसके बाद AB सम A जमा B। यहाँ पे इतना तो हो गया पब्लिक जो सबको नज़र आएगा, लेकिन प्राइवेट शायद आगे मैंने पार्ट नहीं लिखा हुआ। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम इसको हम इन में क्या कहते हैं, उसको इंट मेन कहते हैं। आई थिंक इंट मेन के अंदर हम जब बाकी डाटा लिखेंगे वो उनको पब्लिकली शो नहीं होगा, पब्लिकली वही चीज़ शो होगी जो हम इसको शो करवाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये मैंने आपको पहले भी बताया। आप अगर हैंडआउट्स ओपन करें, हैंडआउट्स का आपने फर्स्ट पेज निकालने हैं, फर्स्ट पेजेस। ये अगर आप पेज देखें ना, इसके अंदर आपको ऑल चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैंने जो आपको चीज़ें बताई थी ना, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया, इनहेरिटेंस का एनकैप्सुलेशन हो गया, इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस, इनहेरिटेंस, इस तरह आपने ऑल देख के ना जो मैंने मेन चीज़ें बताई हैं उनको जाके एक दफ़ा कंसेप्ट के साथ रीड कर लेना है, समझ लेना है, ताकि आपके MCQs क्लियर हो जाएं। MCQs क्लियर करने के लिए आपको एक दफ़ा हैंडआउट्स पढ़ने पड़ेंगे। जस्ट वो पढ़ लीजिए जो मैंने अभी आपको पीछे एक रिसेंट बताए थे MCQs के लिए। नेक्स्ट आपको पॉइंटर्स एक्सेसिबल। अब दिस पॉइंटर है जो वो किस काम, इसमें क्या लिखा है, इन डायनामिक मेमोरी फंक्शन, ये एक MCQs है। दिस पॉइंटर आ सकता है, जहाँ पे दिस पॉइंटर का जिक्र होगा तो वो यहाँ तो पूछेंगे दिस पॉइंटर कैन नॉट डायनामिक, यहाँ पूछेंगे कैन भी डायनामिक, यहाँ पे स्टैटिक भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो डायनामिक है। दिस पॉइंटर डायनामिक का मेंबर फंक्शन होता है। अगर तो वो कैन नॉट कह दें तो ये फॉल्स होगा, और अगर वो कैन कह दें तो ये ट्रू होगा।
नेक्स्ट है यू कैन डिक्लेयर स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन हम कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं? स्टैटिक में भी कर सकते हैं, इम्प्लिसिट में भी कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट में भी कर सकते हैं। और कहाँ नहीं कर सकते, ये भी एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर कहाँ नहीं कर सकते पूछा जाता है, तो वो वर्चुअली नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर की डेफिनेशन है अ वेरिएबल दैट इज़ पार्ट ऑफ अ क्लास येट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर टॉप पे डिक्लेयर किया जाता है। अ वेरिएबल डैट इज़ पार्ट ऑफ अ क्लास, क्लास का तो वो पार्ट होता है, लेकिन नीचे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स का पार्ट नहीं होता, उसको बाहर रखा जाता है। और उसको अगर हमने लेना हो तो बाहर से ही इसको डिक्लेयर करते हैं अगेन यूज़ के लिए। नेक्स्ट है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट में कंटेन, ये तो सिर्फ आपको मैं डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, बाकी अगर आप हैंडआउट्स पे देखेंगे तो इसके एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन की फिर आपको थोड़ी सी एग्जांपल मिलेंगी, जैसे कि डेफिनेशन स्ट्रक्चर बना बना के उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसके बाद इनके एडवांटेज हैं और भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, तो उससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। एन ऑब्जेक्ट में कंटेन अ कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंटेनर एंड कंटेंट इज़ कॉल्ड एग्रीगेशन। एग्रीगेशन आपको मैं वैसे एग्जांपल दूँ तो में आप देखें, अगर रूम है, एक रूम के अंदर हमारे पास सोफ़ा भी पड़ा है, चेयर भी पड़ी है, बेड भी पड़ा है, विंडो भी है, अलमारी, सेफ अलमारी है, या फिर फ़ैन है, लाइट है, इन सब चीज़ों की कलेक्शन है, उसको हम एग्रीगेशन कह सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट मेक कंटेन, जो कंटेन करता है कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अदर ऑब्जेक्ट्स ही रूम किसकी कलेक्शन कर रहा है? बेड, चेयर, टेबल, इन सब की कलेक्शन कर रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंटेनर, अब ये कंटेन करने वाला है जो वो कंटेनर है, और कंटेंट क्या चीज़ है, जो चीज़ें कंटेंट हुई हैं, मतलब टेबल, चेयर, ये चीज़ें, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप एग्रीगेशन कहलाता है। इसी को अगर मैं हैंडआउट्स पे देखूँ, हैंडआउट्स पे एक तो इन्होंने इसी तरह डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके बाद एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल आप देख सकते हैं। और दूसरा एग्रीगेशन एमसीक्यूज़, ये याद रखिएगा, इस तरह का मार्क डायमंड मार्क है ये, इसको सिंबल कहें या जो भी कहें, ये एग्रीगेशन की लामत है। और इसके बाद अगर आप देखें एग्रीगेशन के अलावा मैंने एक और देखी थी यहाँ पे, वो आई थिंक कंपोजिशन की थी। इसको अगर फिल कर दें तो वो कंपोजिशन की बन जाती है। हैंडआउट्स में अगर आप 2-3 नेक्स्ट करें तो आपको मिल जाएगी एग्रीगेशन और कंपोजिशन। ये देखें, अब वहाँ पे हमने चीज़ पढ़ी थी वो एग्रीगेशन थी, यहाँ पे क्या है, ये फिल हुआ है, तो ये कंपोजिशन की है। ये याद रखिएगा, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, और थर्ड एक और थी एसोसिएशन आई थिंक। खैर ये चीज़ें आप हैंडआउट से देख सकते हैं। आपको पेज नंबर मैंने बता दिया, इसका पेज नंबर 51 था, पेज 51 नहीं 52, ये पेज नंबर इसका 52 था। आप वहाँ से जाके एग्रीगेशन को और समझ सकते हैं। वैसे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वही है, आपको जो मैंने बताया था उसका भी पेज नंबर शायद 161 बताया था मैंने आपको, कि वहाँ से आपको 4-5 प्रोग्राम कर लेने चाहिए। अब ये C++ का प्रोग्राम है, इसमें भी क्या किया उसने, क्लास स्ट्रिंग पब्लिक पार्ट बनाया, उसके अंदर ये सिंटैक्स वगैरह यूज़ किए। ये सिंटैक्स है, मैंने आपको बताया कि अगर वो करेक्शन के लिए पूछेगा, या तो उसने सिंटैक्स में कुछ एरर किया होगा, या फिर सेमी कॉलन वगैरह इस तरह की कोई ना कोई चीज़ मिस करेगा, आपको वो करनी है। ये खैर एक इसको क्या कहूँगा मैं, प्रोग्राम है। ये भी आप इसी तरह अगर याद कर लें तो बेहतर है। 3-4 प्रोग्राम याद कर लें, मे भी उनमें से एक आधा आ जाए तो वो आप कर सकते हैं। ये मैंने मेन प्रोग्राम एक लिखा था, इसी तरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग यूनिरी। ये भी मैंने आपको बताया था, आई थिंक पेज 61 पे था, 161 पे। ये भी ऐसे ही प्रोग्राम है। अब एक प्रोग्राम में जहाँ पे मिस्टेक आई थी ना, वहाँ पे मेरे ख्याल ये भी था टी रियल, उसमें उसने यूज़ किया था t.real एंड इमेज। अब यहाँ पे उसने टी नहीं लगाया था, तो इस तरह की मिस्टेक भी हो सकती हैं। बाकी मुझे सही तरह से याद नहीं, ये भी एक एरर है, एरर था। उसके अलावा मुझे याद नहीं है। खैर ये मैंने आपको बताया कि 2-3-4 प्रोग्राम इस तरह के याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, टेकिंग पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देयर फंक्शन देयर that is related to the problem and ignore all the irrelative characteristics called abstraction। क्या चीज़ है, एक प्रोग्राम आप लिखते हैं, उसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब
इसने क्या करना है, अपने मेन मकसद की कोई चीज़ है ना उसको जस्ट फॉलो करके उसको एग्जीक्यूट करना। ये खसूसियत बाकी को इग्नोर कर देना, ऑल अदर खसूसियात जो भी अदर हैं उनको इग्नोर कर देना, इस चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका मैं टॉपिक हैंड आउट से देखूँगा। इसके हम जस्ट 2 फर्स्ट लाइन अगर पढ़ें, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हैव अ लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मैनी काइंड ऑफ बिहेवियर। लॉट ऑफ एट्रीब्यूट मतलब बहुत होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली डैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन हम कुछ में इंटरेस्टेड होते हैं, तो इस चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कैप्चर ओनली दोज डिटेल्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट डेट आर रिलेवेंट टू करंट। यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि जस्ट उनको कैप्चर करना है, उन डिटेल्स को कैप्चर करना है जो आपके इस वक्त के करंट पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। या फिर मैं जैसे अगर बात करूँ, मेरा अक्सर होता है कि ग्रुप्स वगैरह बनाए हुए हैं, अगर CS101 का ग्रुप है तो उसके अंदर CS101 का डाटा ही शेयर किया जाए। इस तरह अगर आपको कोई और डाटा चाहिए तो उसके लिए उसका रिलेवेंट ग्रुप चूज़ करें ना, तो वो भी चीज़ आई थिंक एब्स्ट्रैक्शन में आ जाती है। नेक्स्ट है, ये आप इसी तरह पढ़ सकते हैं। इसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज है इसका 21 पेज पे जाके आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अंदर लेक्चर ये 3 है, एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस इनहेरिटेंस मेजर बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस यूज, यानी कि ये भी आप जाके रीड कर सकते हैं यहाँ से। होप सो कि आपको इसकी समझ आई हो कि बाकी इंशाल्लाह अभी तक तो यही है कि CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका पेपर बहुत इजी आ रहा है। बाकी अल्लाह खैर करे, बाकी पेपर्स के लिए भी आप सबके लिए आसानी हो, अल्लाह हम सबको कामयाब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल MS क्रिएटिव प्लेटफॉर्म। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।